सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। देखिए हमारा 18वां लेसन चल रहा है और पार्ट थर्ड, इससे पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा और अब आज पार्ट थर्ड चलेगा। इस लेसन से एग्जाम में 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। अब देखिए हम पढ़ रहे थे विधिक जागरूकता। मैंने विधिक जागरूकता आप लोगों को बता ही दिया था, यानी जो भी नियम होते हैं, कानून होते हैं, सरकार जो भी नियम बनाती है, कानून बनाती है, उनके बारे में लोगों को जागरूक करना। जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो गरीबों तक पहुंचाना, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, विकलांग है, वृद्ध है, बुजुर्ग है, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, तो उन लोगों को इन योजनाओं के बारे में बताना, इन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताना और इनमें यदि कोई संशोधन किया गया है तो उनके बारे में जागरूक करना। तो विधिक जागरूकता मैंने पहले भी समझा दिया। विधि यानी जो भी नियम कानून बनते हैं उनके बारे में सब नागरिकों को जागरूक करना। तो आज हम पढ़ेंगे विधिक जागरूकता करने के उपाय, यानी ऐसे कौन से उपाय हैं जिनके द्वारा हम नागरिकों को जागरूक कर सकते हैं और उन नियमों के बारे में, उन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बता सकते हैं। अब देखिए विधिक जागरूकता जो टीम है और इसके जो अधिकारी गण हैं वो स्कूलों में, कॉलेजों में और जो सार्वजनिक स्थल होते हैं वहाँ पर विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन करते हैं। ठीक है, तो जो ये टीम है, विधिक जागरूकता टीम है, इनके जो अधिकारी गण हैं वो स्कूलों में, जैसे स्कूलों में गए, कॉलेजों में गए, बच्चों को एक साथ बैठा लिया और इन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों, उन विद्यार्थियों को जागरूक करते हैं। वो अपने पेरेंट्स तक उन योजनाओं की, जो भी योजनाएं होती हैं उनके बारे में सूचित कर देते हैं। तो पहला हो गया इसका उपाय शिविरों का आयोजन। अब दूसरा देखिए लोक अदालतें व विधिक जागरूकता अभियान, यानी लोक अदालतों के द्वारा और विधिक जागरूकता अभियानों के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता है। अब आगे देखिए, अब ये विधिक जागरूकता है, लोक अदालतें हैं, उनको किस प्रकार लोगों को जागरूक करते हैं। आपने भी कई बार देखा होगा गाँव में गाड़ियाँ आती हैं, मोबाइल वैन, ठीक है, वो गाड़ियाँ जो है प्रचार प्रसार करती है। तो इसी प्रकार विधिक जागरूकता का भी प्रचार प्रसार किया जाता है। एक गाड़ी होती है, वैन होती है, उसके ऊपर एक फिल्म चलती है, तो फिल्म के माध्यम से विधिक जागरूकता को फैलाया जाता है। अगला देखिए कानून की बात साप्ताहिक कार्यक्रम, यानी कानून की बात जो साप्ताहिक कार्यक्रम होता है वो दूरदर्शन और जो आपका आकाशवाणी केंद्र है उसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। तो राजस्थान में ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है शनिवार और रविवार। सब साप्ताहिक हो गया, शनिवार और रविवार। तो शनिवार को ये जो कार्यक्रम आता है वो 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक आता है शाम को, और रविवार को ये कार्यक्रम आता है 5:45 से लेकर 6 बजे तक। तो इस तरह से दूरदर्शन पे ये आधे घंटे का प्रोग्राम होता है और आकाशवाणी यानी रेडियो पर ये 15 मिनट का कार्यक्रम होता है जिसमें लोगों को विधिक जागरूकता के बारे में बताया जाता है। अब आगे देखिए चौथा जो उपाय है वो देखिए, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, आप कई पंपलेट देखते हो, पर्चे देखते हो, कई पुस्तिकाएं होती है उसमें ऐड दिए हुए होते हैं। तो विधिक जागरूकता फैलाने के लिए कई पर्चे बनवाए जाते हैं। साथ ही साथ जो लघु पुस्तिकाएं होती है उनमें भी ऐड दे करके लोगों को विधिक जागरूकता के बारे में बताया जाता है। तो ये अपना प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसके साथ साथ प्रमुख, ये जो विधिक जागरूकता है इसके साथ साथ प्रमुख लाभकारी योजनाएं और नियम बनाए गए हैं। तो कुछ जो लाभकारी योजनाएं हैं, नियम हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऐसी प्रमुख योजनाओं का आप उल्लेख कीजिए, ऐसी लाभकारी योजनाओं का उल्लेख कीजिए जिससे लोगों को जागरूक किया जाता है। तो ये जो नियम और योजनाएं हैं उनमें देखो, पहली जो योजना है वो है दुर्घटना मृत्यु पर सहायता। दुर्घटना मृत्यु पर सहायता, यदि जैसे कोई श्रमिक है वो कार्य कर रहा है और कोई दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना के दौरान यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। अब देखिए यदि कोई व्यक्ति है, बीमार हो गया है, चिकित्सा हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है, तो उसको जो गैर संगठित जो संस्थान है उनके द्वारा
1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, सहायता राशि दी जाती है। इसी प्रकार निर्माण श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति की योजना है, छात्रवृत्ति दी जाती है। यदि किसी भी श्रमिक का जो बच्चा है 5वीं से लेकर 8वीं क्लास तक में यदि वह अध्ययन कर रहा है तो छात्र को 1000 रुपये दिए जाएंगे और छात्रा को 1500 रुपये दिए जाएंगे। यदि 9 से लेकर 12वीं क्लास में कोई बच्चा अध्ययनरत है तो लड़के को 2000 रुपये और लड़की को 2400 रुपये दिए जाएंगे। इसी प्रकार कोई भी बच्चा है इसका स्नातक स्तर पे पढ़ रहा है तो लड़के को 4000 रुपये दिए जाएंगे और लड़की को 5000 रुपये दिए जाएंगे। इसका स्नातकोत्तर स्तर में यदि कोई बच्चा पढ़ रहा है तो लड़के को 6000 रुपये और लड़की को 8000 रुपये दिए जाएंगे। फिर उसके बाद में देखो प्रसूति सहायता योजना। अब जैसे कोई भी महिला है प्रसूति के समय यदि कार्य कर रही है तो प्रसूति होने से पहले यानी डिलीवरी से पहले 6 सप्ताह पहले मजदूरी सहित उसको अवकाश दिया जाता है और डिलीवरी के बाद 6 सप्ताह तक उसको मजदूरी सहित अवकाश दिया जाता है। इसी प्रकार राज्य बीमा योजना व कर्मचारी भविष्य निधि योजना बनाई गई है। अब देखिए इम्पोर्टेंट बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, तो एक टिप्पणी आ गई बाल विवाह प्रतिषेध अधिकार 2006, दूसरी टिप्पणी आ गई नकल विरोधी कानून। यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो ये दोनों प्रश्न एक साथ पूछे जाते हैं, तो टिप्पणी लिखिए, तो ये दोनों 2-2 नंबर के प्रश्न हो गए। तो आपको समझना है कि बाल विवाह किसे कहते हैं। सबसे पहले परिभाषा है कि बाल विवाह किसे कहते हैं। देखिए यदि लड़के की आयु 21 वर्ष से कम हो, लड़की की आयु यदि 18 वर्ष से कम हो और उनका यदि विवाह करवा दिया जाता है तो वो बाल विवाह कहलाता है। ठीक है, तो बाल विवाह यदि कोई भी पेरेंट्स बाल विवाह करते हैं तो उनके पेरेंट्स को 2 साल की सजा, लड़की के पेरेंट्स को और लड़के के माँ बाप को 2 साल की सजा दी जाती है। इसके साथ में 1 लाख रुपए जुर्माना, 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना, इन दोनों, और यदि दोनों या तो 2 साल की सजा या 1 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों ही। अब देखो नकल विरोधी कानून, आप देखते हो बोर्ड के एग्जाम लगते हैं और एग्जाम लगते हैं, कई बच्चों की साइकोलॉजी रहती है या मैं आगे वाले बच्चे के देख लूंगा या पीछे वाले बच्चे के देख लूंगा, तो ऐसा नहीं है। ये देखो कानून बनाया गया है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 के तहत यदि कोई बच्चा नकल करता हुआ पाया जाता है तो उसको 3 साल की सजा दी जाएगी। तो क्योंकि ये एक दंडनीय अपराध है तो नकल विरोधी कानून ये लाया गया है। क्यों लाया गया है? जो नकल होती है उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो ये योजनाएं हो गई। अब अगला अपना है सूचना का अधिनियम 2005, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। पहले आपको समझना सूचना का अधिकार यानी प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि वो व्यक्ति चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो उसके किसी भी विभाग से किसी भी कार्यालय से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है। इसी को कहते हैं हम राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो देखिए लोकसभा में ये कब पारित हुआ? 15 जून 2005 को। तो ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 15 जून 2005 में लोकसभा में पारित हुआ। उसके बाद में ये हमारे देश में कब लागू किया गया? 13 अक्टूबर 2005 को। तो ये हमारे देश में कब लागू किया गया? 13 अक्टूबर 2005 को। यदि आपके ये प्रश्न आता है तो ये लाइन तो आपको लिखनी है। ये लोकसभा में कब पारित हुआ और इसको देश में कब लागू किया गया। अब आ जाओ, इसके तहत नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? यानी सूचना का अधिकार 2005 है, इसके तहत नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? तो पहला अधिकार यही है कि केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी विभाग से किसी भी कार्यालय से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है। ठीक है,
फिर उसके बाद में यदि कोई व्यक्ति दस्तावेज देखना चाहता है, रिकॉर्ड देखना चाहता है, तो आराम से वो रिकॉर्ड देख सकता है, दस्तावेज देख सकता है, किसी भी कार्यालय का, किसी भी विभाग से, या फिर कोई भी फोटोकॉपी ले सकता है। वो कार्यालय में दस्तावेज की फोटोकॉपी ले सकता है, या फिर कोई भी कार्य है उसको देख सकता है, या उसको कोई भी काम देखना है तो या लेना है तो उसकी सामग्री के नमूने भी ले सकता है। किसी भी काम की सामग्री के नमूने ले सकता है। इसके साथ ही साथ कंप्यूटर, सीडी या फ्लॉपी में सूचना प्राप्त कर सकता है। कंप्यूटर में वो सूचना ले सकता है, ठीक है, फ्लॉपी में वो सूचना ले सकता है। उसके बाद में मजदूरी के मस्ट्रोल, आप भी देखते हो गाँव में जो कार्य चलता है, मस्ट्रोल आती है, तो मजदूरी के मस्ट्रोल, लॉग बुक, टेंडर के दस्तावेज, केस बुक की योजनाएं आदि की जानकारी भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। कौन से अधिकार के तहत? सूचना का अधिकार 2005 के तहत कोई भी व्यक्ति ये सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। अब चलो सूचनाएं तो कौन कौन सी प्राप्त कर सकता है ये तो आपने देख लिया भाई, वो किसी भी विभाग से या किसी भी कार्यालय से कोई भी दस्तावेज देख सकता है, रिकॉर्ड देख सकता है, कोई भी सूचना मांग सकता है ना, सीडी में सूचना ले सकता है, कंप्यूटर में सूचना ले सकता है। लेकिन अब ये सूचनाएं कैसे ले वो, है ना, तो सूचनाएं कैसे प्राप्त की जाती है? तो अगला प्रश्न अपना बनता है सूचना प्राप्त करने का तरीका, यानी सूचनाएं कैसे प्राप्त की जाती है। तो इसके लिए जैसे आप विद्यालय में एडमिशन लेते हो तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पर सूचना प्राप्त करने के लिए आपको एक फॉर्म लेना पड़ेगा। उसके आपके 10 रुपये लगेंगे, ठीक है, 10 रुपये का एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म भर के जमा करवाना पड़ता है, जिससे आपको कोई भी सूचना प्राप्त हो सके। यदि मान लो आपको बड़े कागज में कोई सूचना लेनी है तो 10 रुपये तो आपके लगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा चार्ज भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा मानदेय आपको देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। तो आवेदन के लिए 10 रुपये आपको नगद देने पड़ेंगे। सूचना बड़े आकार के कागज में आपको लेनी है तो अलग से राशि देय होगी। फिर उसके बाद में देखिए आप सीडी व फ्लॉपी में यदि कोई सूचना चाहते हैं, अभी ऊपर हमने देखा ना, आप सीडी में भी सूचना ले सकते हो, फ्लॉपी में भी सूचना ले सकते हो, तो उसका चार्ज कितना होगा? 50 रुपये। यदि आप फोटोकॉपी ले रहे हो, मान लो 10 फोटोकॉपी आपने ली, तो उसका कितना चार्ज लगेगा 20 रुपये, क्योंकि 2 रुपये प्रति पृष्ठ आपका चार्ज लगेगा। अब इसी प्रकार कोई भी रिकॉर्ड या दस्तावेज आप देखना चाहते हो, मतलब वहीं रह के आप कोई भी रिकॉर्ड और दस्तावेज देखना चाहते हो कि वो रिकॉर्ड बहुत बड़ा है तो आपको वहीं देखना है, तो उसके लिए आपको 1 घंटे के 10 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे, ठीक है। यानी आपने 10 रुपये जमा करवा दिए तो आप 1 घंटे तक निःशुल्क आप कोई भी रिकॉर्ड देख सकते हो। और 1 घंटा होने के बाद प्रति 15 मिनट के लिए आपको 5 रुपये देने होंगे, ठीक है। तो 15 मिनट के 5 रुपये देने होंगे, या 15 मिनट से कम आप देख लीजिए, यानी 1 घंटा हो गया, 5 मिनट ही आप देख पा रहे हो, तो आपको 10 रुपये के अलावा 5 रुपये और देने पड़ेंगे। अब इसी के साथ आवेदन के 30 दिन में सूचना प्राप्त, आप आवेदन कर रहे हो तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी। व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता के बारे में 48 घंटे में सूचना प्राप्त कर सकोगे आप, यानी किसी व्यक्ति के जीवन की यदि कोई बात है तो आप 48 घंटे में सूचना प्राप्त कर सकते हो। सहायक अधिकारी द्वारा सूचना 15 दिन में आपको दी जाएगी, ठीक है। तो ये आप सूचना प्राप्त करने के जो तरीका है वो आपने पढ़ लिया है। तो इसमें से आपको यही प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में जो बच गए हैं, वैसे तो मैंने करवा दिए हैं, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में निबंधात्मक प्रश्न बच गए हैं, जैसे नकल विरोधी कानून है और सूचना प्राप्त करने का तरीका है, तो वो प्रश्न बच गए हैं, वो आपको करने हैं। क्वेश्चन देखो बेटा, ये बोर्ड पे मैं जो समझाती हूँ बिल्कुल शॉर्ट समझाती हूँ, आपको मैंने पहले भी कहा है, मैंने आपकी सब बच्चों की कॉपियाँ देखी है टेस्ट की, तो उसमें आपने क्या किया है, जैसे शॉर्ट में मैंने बोर्ड पे समझा रखा है ना, तो आपने आंसर वही लिख दिया है। तो थोड़ा आप ये ध्यान दें, आपको आंसर बेटा आपकी कॉपी में अपनी किताब में से लिखना है। किताब में जैसे लाइन लिखी गई है वैसे लिखने की कोशिश करो, बाकी लिखो आप अपने शब्दों में, लेकिन वाक्य पूरा बनना चाहिए, ठीक है। कल आपका टेस्ट लगेगा, लेसन नंबर 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। आपका ये लेसन कंप्लीट हो चुका है, तो आपको कंप्लीटली टेस्ट देना है। और जो आपकी ये जो पुस्तक है, जो मैंने ब्लूप्रिंट के आधार पर जिस पार्ट के जितने प्रश्न और अंक बताए उसी के अकॉर्डिंग पेपर बनेगा और आपका टेस्ट लगेगा।
साथ ही साथ आपको तैयारी करनी है। उसके बाद में आपको अति लघुतरात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न अपनी कॉपी में करना है। और साथ ही साथ सभी बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये लेसन जिन्होंने पढ़ा है, वो अपनी कॉपी के लास्ट पेज की फोटो खींच के और जो मेरे व्हाट्सएप नंबर है वहां पर आप सेंड कर दोगे, ताकि मैं आपकी कॉपी देख सकूं कि आप होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आप जो पहले लेसन मैंने पढ़ाया है 17वां 18वां, ठीक है, उन लेसनों की आप लास्ट वाले पेज की फोटो खींच के और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दोगे ताकि मैं देख सकूं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।